Welcome to Beyond the Crime, Zorro 7। जनवरी 1947 अमेरिका के लॉस एंजलिस की एक शांत सुबह एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ सड़क पर चल रही थी और अचानक उसकी नजर सड़क किनारे एक अजीब सी चीज पर पड़ी। पहले उसे लगा कि शायद कोई टूटा हुआ पुतला पड़ा है, लेकिन जब वह थोड़ा और करीब गई तो उसके होश उड़ गए। उसे ऐसा लगा कि मानो वो बेहोश हो जाएगी। दृश्य इतना भयावह था कि उसकी तस्वीर और इस हत्या की खबर ने पूरे अमेरिका को झंझोड़ कर रख दिया। लॉस एंजलिस के प्रमुख अखबारों में यह मामला कई हफ्तों तक सुर्खियों में छाया रहा और लॉस एंजलिस एग्जामिनर ने तो इसे लगभग 35 दिनों तक अपने फ्रंट पेज पर प्रकाशित किया। आइए जानते हैं क्या थी वो घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभय और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द क्राइम 007। अगर आपको सच्ची अपराध कहानियां, रहस्यमय केस और गहरी जांच पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे अमेरिका के सबसे रहस्यमय और चर्चित मामलों में से एक, द ब्लैक डालिया केस। 1940 के दशक का अमेरिका, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। हॉलीवुड तेजी से दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग बन रहा था। हर साल हजारों युवा एक्टर और एक्ट्रेस का सपना लेकर लॉस एंजलिस पहुंच रहे थे। उसी दौरान यह घटना घटी। लॉस एंजलिस में लिमट पार्क इलाके में 15 जनवरी 1947 को स्थानिक गृहिणी बेटी बर्सीगर अपनी 3 साल की बेटी के साथ सड़क किनारे चल रही थी जब उन्होंने एक खाली प्लॉट में कुछ सफेद सा पड़ा देखा। शुरुआत में उन्हें लगा कि वह टूटा हुआ मैनिकिन, जो दुकान में रखा जाने वाला डमी है, क्योंकि उस चीज का रंग बहुत सफेद था। उसे इस तरह रखा गया था कि वह असली इंसान जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन जब बेटी थोड़ी पास गई तो उन्होंने एहसास हुआ कि वह एक महिला की छिन्न विचिन्न लाश थी। उन्हें जोर का झटका लगा। उन्होंने चीख मार दी। तुरंत अपनी 3 साल की बेटी को वहां से दूर खींच लिया ताकि बच्ची शव को, उस बॉडी को ना देख सके। फिर वे पास के घर तक दौड़ती गई। वहां से उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। लिमट पार्क इलाके में साउथ नॉर्टन एवेन्यू के पश्चिमी हिस्से में पुलिस पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया। तब वहां का माहौल देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। एक महिला की नग्न लाश जो 2 हिस्सों में कटी हुई थी, एक खाली जगह पर मिली थी। यह जगह कोलिजियम स्ट्रीट और वेस्ट 39वीं स्ट्रीट के बीच थी, जो उस समय ज्यादा विकसित नहीं हुई थी। लाश बुरी तरह से क्षत विक्षत थी। उसका शरीर कमर से पूरी तरह 2 हिस्सों में कटा हुआ था और उसका लगभग सारा खून निकल चुका था, जिससे उसकी त्वचा बेहद पीली दिखाई दे रही थी। ऐसा भी प्रतीत हो रहा था कि कातिल ने शव को पहले धोया, उस बॉडी को पहले धोया और फिर उसे वहां लाकर छोड़ दिया। महिला के चेहरे पर मुंह के दोनों कोनों से कानों तक गहरे चीरे लगाए गए थे, जिससे उसके चेहरे पर तथाकथित ग्लास्को स्माइल, जो यहां से होता है, जैसा निशान बन गया था। उसकी जांघों और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई गहरे घाव थे। शरीर का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से से करीबन 1 फुट दूर रखा गया था और उस व्यक्ति की आंतें, उस बॉडी की आंतें शरीर से बाहर निकालकर उसके एक बुटक्स या उसके कुल्लों के नीचे बहुत व्यवस्थित या साफ सुथरे तरीके से रखी गई थी।
लाश को विशेष मुद्रा में रखा गया था। दोनों हाथ सिर के ऊपर थे। कोहनिया लगभग 90 डिग्री पर मुड़ी हुई थी। दोनों पैर फैले हुए थे। शव के पास कुछ टायरों के निशान के बीच जमीन पर एक हिल का भी निशान मिला और पास ही सीमेंट का एक बोरा भी मिला जिसमें खून के निशान पाए गए। जांच शुरू हुई। आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई। किसी ने रात में कोई शोर नहीं सुना था और न ही किसी ने किसी संदिग्ध को व्यक्ति को देखा था। पुलिस के सामने एक पहला सवाल था कि आखिर जो बॉडी है वो महिला कौन थी। उसका उस समय पहचान कराना आज जितना आसान नहीं था। ना सीसीटीवी कैमरे थे और ना ही आधुनिक डीएनए तकनीक थी उस टाइम पे 1947। इसलिए जांचकर्ताओं ने उंगलियों के निशानों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर पहचान की प्रक्रिया शुरू की। महिला की पहचान तब हुई जब उसके फिंगरप्रिंट्स फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI को भेजे गए। उसके फिंगरप्रिंट्स 1943 के रिकॉर्ड में दर्ज एक महिला के फिंगरप्रिंट से मेल मिल गए। उस महिला का नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट। कौन थी एलिजाबेथ शॉर्ट? चलिए उसके बारे में विस्तृत से जानते हैं। उसका जन्म 29 जुलाई 1924 को मैसाचुसेट्स में हुआ था। बचपन आसान नहीं था। परिवार आर्थिक मुश्किलों से गुजरा और पिता के अचानक परिवार छोड़ देने का असर भी उन पर पड़ा था। एलिजाबेथ का सपना था कि एक दिन वो हॉलीवुड फिल्मों में अपना नाम रोशन करेगी, नाम बनाएगी। युवा अवस्था में वे कैलिफोर्निया पहुंची। उन्होंने मॉडलिंग की कोशिश की, छोटे मोटे काम किए और फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए संघर्ष करती रही। वे अक्सर अच्छे कपड़े पहनती थी, लोगों से जल्दी घुल मिल जाती थी और एक दिन बड़ी अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ ही समय बाद उनका नाम किसी फिल्म की वजह से नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य की वजह से दुनिया भर में जाना जाएगा जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। चलो अब चलते हैं इस केस की गहराई में और देखते हैं कि जांच, दस्तावेज और रिसर्च में आखिर क्या क्या सामने आया। मेडिकल जांच जब हुई उसकी करने के बाद पता चला कि लाश मिलने के करीब 10 घंटे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। यानी उसकी मौत 14 जनवरी के आसपास हुई थी रात को। एक युवा महिला जो हॉलीवुड में अपना भविष्य बनाने आई थी, लेकिन अब सवाल और भी बड़ा हो चुका था। एलिजाबेथ की मौत कैसे हुई? वो आखिरकार किसके साथ देखी गई थी और क्या उनका कोई दुश्मन था? जैसे जैसे पुलिस एलिजाबेथ के पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों को जोड़ने लगी, एक के बाद एक ऐसे सुराग सामने आए, ऐसे सबूत मिलने लगे जिन्होंने पूरे अमेरिका को हिला दिया। एलिजाबेथ शॉर्ट की पहचान होते ही लॉस एंजलिस पुलिस विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। स्थानिक अखबार ने एलिजाबेथ शॉर्ट को एक नया नाम दिया, द ब्लैक दहालिया। ये नाम देखते ही देखते पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। हर दिन अखबार इस केस से जुड़ी नई नई खबरें छाप रहे थे। रेडियो कार्यक्रमों में इसी रहस्य पर चर्चा हो रही थी। लेकिन इस जबरदस्त मीडिया कवरेज का एक नुकसान भी हुआ। हर दिन बाद में पुलिस को दर्जनों फोन कॉल आने लगे। कोई खुद को गवाह बताता, कोई किसी और पर शक जाता था, तो कोई झूठी जानकारी देता था। सच्चे सुराग और अफवाहों के बीच अंतर करना जांचकर्ताओं के लिए बहुत कठिन होता जा रहा था। समय बीतने के साथ पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की। कुछ
कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने एलिजाबेथ को घटना से पहले देखा था। कुछ ने अलग अलग कहानियां सुनाई। अब यही खत्म नहीं होती थी, ऐसे बहुत सारे किस्से आए थे। आने वाले वर्षों में इस केस में दर्जनों संदिग्धों के नाम सामने आए। कुछ लोगों ने खुद को कातिल तक बता दिया, जबकि कुछ के खिलाफ ऐसे दावे किए गए जिन्होंने पूरी जांच की दिशा बदल दी। क्या इनमें से कोई सच बोल रहा था या फिर असली कातिल अपनी पहचान लेकर हमेशा के लिए इतिहास में गुम हो गया? जांच के दौरान कई व्यक्तियों पर संदेह किया गया, लेकिन कुछ नाम सबसे अधिक चर्चा में रहे जो शक के दायरे में आते थे। जॉर्ज होडेल, वे लॉस एंजेलिस के एक डॉक्टर थे और मानव शरीर की रचना एनाटॉमी का गहरा ज्ञान रखते थे। एलिजाबेथ शॉर्ट के शव को जिस तरह काटा गया था, उससे कई लोगों ने अनुमान लगाया कि हत्यारे को मेडिकल संबंधी जानकारी थी। 1950 में लॉस एंजेलिस पुलिस विभाग ने उनका घर महीनों तक गुप्त रूप से वायरटेप किया। रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर एक बातचीत मिली जिसमें उन्होंने कहा था, सपोजिंग आई डिड किल द ब्लैक डालिया, लेकिन ये स्पष्ट स्वीकार नहीं थी और अदालत ने इसे अपराध सिद्ध करने योग्य साक्ष्य नहीं माना गया। उनके बेटे स्टीव होडेल के बाद में कई किताबें लिखी जिनमें दावा किया कि उनके पिता ही हत्यारे थे। उन पर केस इसलिए नहीं बना क्योंकि कोई डीएनए नहीं मिला, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला या कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं मिला। पुलिस पर्याप्त कानूनी सबूत नहीं जुटा सकी। दूसरा नाम था लेस्सी डिलन। वे अपराध मनोविज्ञान में रुचि रखते थे। उन्होंने पुलिस मनोचिकित्सक डॉक्टर जे.के. पॉल डी रिवर को पत्र लिखे जिनमें हत्या के तरीके पर असामान्य जानकारी थी। उनकी लिखावट और पत्रों की भाषा ने जांचकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वे कुछ समय तक लॉस एंजेलिस क्षेत्र में भी रहते थे। अब उनको छोड़ा गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई भौतिक सबूत नहीं मिला। बाद में पुलिस ने उन्हें औपचारिक रूप से आरोपी नहीं बताया। तीसरा नाम था फ्रांसिस ई. स्वीनी। उन पर शक इसलिए हुआ कि वे सेना के सर्जन थे। शव को काटने की शैली देखकर पुलिस को लगा कि हत्यारा चिकित्सा प्रशिक्षण वाला हो सकता है। उन्होंने 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट दिया और कथित तौर पर असफल रहे। वे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और शराब की लत थी। उन्हें गिरफ्तार इसलिए किया गया, उसलिए नहीं किया गया। उस समय पॉलीग्राफ अदालत में स्वीकार्य सबूत नहीं था, कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। तो नाम था वॉल्टर बेली। वे भी डॉक्टर थे। उनका घर उस स्थान के पास था जहां एलिजाबेथ शॉर्ट का शव मिला। कहा जाता है कि उनकी बेटी एलिजाबेथ की परिचित थी, वो जानते थे एक दूसरे को, और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद वे अवसाद में थे। यह अधिकांश परिस्थिति जनना संदेश था। कोई ठोस फॉरेंसिक साक्ष्य नहीं मिला, उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद रॉबर्ट रेड मेनली, वे एलिजाबेथ शॉर्ट को आखिरी बार जीवित देखने वालों में से एक थे। उन्होंने उसे होटल तक छोड़ा था, इसलिए पुलिस ने उनसे लंबी बातचीत की। वॉल्टर बेली, रॉबर्ट रेड मैनली, आर्विन मार्गोलिस, कार्ल बाल्सिगर, मार्क हेंसेन, जैक एंडरसन विल्सन, जोसेफ डुमाइस सबसे मजबूत संदिग्ध कौन माना जाता था।
इतिहासकारों और लेखकों की राय अलग अलग है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा वो थे जॉर्ज होडेल। शॉर्ट मामले के शुरुआती चरणों में लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट LAPD और अन्य विभागों के कुल 750 जांचकर्ताओं ने काम किया, जिसमें 400 शेरिफ डिप्टी और 250 कैलिफोर्निया स्टेट पेट्रोल ऑफिसर्स शामिल थे। संभावित सबूतों के लिए विभिन्न स्थानों की तलाशी ली गई। तलाशी में कोई सबूत नहीं मिला। लॉस एंजलिस सिटी काउंसिलमैन लॉयल जी डेविस ने शॉर्ट के हत्यारे तक पुलिस को ले जाने वाली जानकारी के लिए उस वक्त $10,000 का इनाम घोषित किया था। $10,000 उस टाइम पे। अब ये घोषणा के बाद कई लोग अपराध स्वीकार करने के लिए आगे आए, जिनमें से अधिकांश को पुलिस ने झूठा मानकर खारिज कर दिया था। झूठा अपराध स्वीकार करने वाले कई लोगों पर फिर अदालत ने बाधा डालने का आरोप लगाया। इस खबर ने एक खबर दी कि यह मामला एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि जहां आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि जांचकर्ताओं के पास आगे बढ़ने के लिए कोई नया सुराग नहीं था। द एग्जामिनर ने हत्या और उसकी जांच से जुड़ी खबरें छापना जारी रखा। शव मिलने के बाद 35 दिनों तक ये खबर अखबार के फ्रंट पेज में छापती रही। ऐसा लग रहा था कि जिसने भी ये अपराध किया उसने अपने पीछे बहुत कम ऐसे सुराग छोड़े जिन्हें उस समय की तकनीकी से निर्णायक रूप से जोड़ा जा सके। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, लेकिन पुलिस के हाथ कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली। ये मामला अब सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं रह गया था, बल्कि अमेरिका के सबसे चर्चित रहस्यों में बदल चुका था। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या कातिल पुलिस से एक कदम आगे था, या कहीं कोई ऐसा सच छिपा था जो कभी सामने ही नहीं आया? अगले कई दशकों में पुलिस के सामने सैकड़ों लोगों के नाम आए। इनमें डॉक्टर्स थे, आर्टिस्ट थे, रिटायर्ड सोल्जर थे जो एलिजाबेथ को जानते थे। अब कई वर्षों के दौरान इस केस को लेकर कई थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि अपराधी एलिजाबेथ का कोई परिचित हो सकता था। अब कुछ का मानना था कि वो ऐसा व्यक्ति था जो जांच एजेंसियों से पहुंच से दूर था, बहुत होशियार था। वही कुछ लेखकों और शोधकर्ताओं ने अलग अलग लोगों पर शक जताया और उनके समर्पण में किताबें भी लिखी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से किसी भी थ्योरी को अदालत में सिद्ध नहीं किया जा सका। यानी आज तक किसी भी व्यक्ति को इस मामले में कानूनी रूप से दोषी नहीं ठहराया गया। आज डीएनए तकनीक, डिजिटल फॉरेंसिक और इस आधुनिक जांच पद्धतियां पहले से कहीं अधिक विकसित है। फिर भी इस केस की मूल जांच 1947 में हुई थी। उस समय उपलब्ध सबूतों और तकनीक की सीमाओं के कारण कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब कभी नहीं मिल सके। बाद के वर्षों में कई शोधकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों ने पुरानी फाइलों का अध्ययन किया, लेकिन कोई ऐसा निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया जिसने इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा दिया हो। आज लगभग 8 दशक बाद भी द ब्लैक डहालिया केस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध अनसुलझे हत्या मामलों में से गिना जाता है। एलिजाबेथ शॉर्ट का नाम आज भी किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज और अपराध इतिहास की चर्चाओं में लिया जाता है, लेकिन सबसे
बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर उस रात क्या हुआ था और क्या असली अपराधी कभी पहचान में आएगा? शायद इसका जवाब हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खो चुका है। दोस्तों, यह मामला हमें याद दिलाता है कि हर चर्चित अपराध का अंत न्याय के साथ नहीं होता। कुछ रहस्य समय के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले कहानी को सुनना ना भूलें।